नमस्कार। स्वर्ण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। रिहेबिलिटेशन की बात हो, इन सारी चीजों को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है और बाकी आवश्यकताएं एक बार कंप्लीट सर्वे होने के बाद, रिहेबिलिटेशन की पूरी योजना बनने के बाद भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिला करके ओडिशा के विकास की यात्रा में और इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के काम में पूरी तरह मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सिद्धि योजना का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज ने इस दौरान कहा कि श्रमिक भाइयों के कल्याण के लिए हम संकल्पित हैं। अपने मजदूर भाइयों को रोजगार देने के लिए आज से हम श्रम सिद्धि योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें श्रमिकों को कुशल, अकुशल, अर्धकुशल कैटेगरी में पंजीयन कर उनकी योग्यता अनुसार कार्य प्रदान किया जाएगा। साथ ही सीएम ने सरपंचों और मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मेरे सरपंच भाई बहनों, आपको अपने गांव को कोविड-19 से सुरक्षित रखना है। आपको जागरूक रहना है और दूसरों को भी जागरूक करते रहना है। सावधान रहेंगे तो इस बीमारी से बच सकेंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सिद्धि योजना का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज ने इस दौरान कहा कि श्रमिक भाइयों के कल्याण के लिए हम संकल्पित हैं। अपने मजदूर भाइयों को रोजगार देने के लिए आज से हम श्रम सिद्धि योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें श्रमिकों को कुशल, अकुशल, अर्धकुशल कैटेगरी में पंजीयन कर उनकी योग्यता अनुसार कार्य प्रदान किया जाएगा। साथ ही सीएम ने सरपंचों और मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मेरे सरपंच भाई बहनों और अपने गांव को आपको खुद कोविड-19 से सुरक्षित रखना है। आपको जागरूक रहना है और दूसरों को भी जागरूक करते रहना है। सावधान रहेंगे तो इस बीमारी से बचेंगे। सीएम शिवराज ने सरपंचों और मजदूरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया है और संवाद के दौरान उन्होंने कोविड-19 से सुरक्षित रहने की अपील की है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अपने गांव को आप खुद ही कोविड-19 से बचा सकते हैं। आप खुद जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। सावधान रहेंगे तो आप इस बीमारी से बच सकेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सिद्धि योजना का शुभारंभ किया। सीएम शिवराज ने इस दौरान कहा कि श्रमिक भाइयों के कल्याण के लिए हम संकल्पित हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। श्रम सिद्धि योजना का शुभारंभ किया गया है, क्या है ये योजना? जी, मैं आपको बता दूं, प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश लौटे 13.21 लाख मजदूरों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार ने यह योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबको मिलेगा रोजगार योजना आज शुरू की है। इन प्रवासी मजदूरों को डोर टू डोर सर्वे कर जॉब कार्ड का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज इन कार्यक्रम की शुरुआत की और इस दौरान सरपंचों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री चौहान ने सरपंचों से सीधा संवाद किया। सरपंचों को बताया उन्होंने कि जो भी प्रदेश के मजदूर हैं और अन्य प्रदेशों से आए हैं, तो उन मजदूरों को किसी प्रकार कोई बेरोजगार न रहे, सबको रोजगार मिले और रोजगार के हित में काम करें। ये आज बैठक हुई थी। इस बैठक में पंचायत जो सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मनोज श्रीवास्तव भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि ये रोजगार मुहैया कराने के लिए मनरेगा योजना में बड़े स्तर पर रोजगार मूलक कार्य प्रारंभ किए गए हैं। पंचायत में 22,695 ग्राम पंचायतें में अभी तक 19.90 लाख मजदूर कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर शिवराज कैबिनेट के मंत्री और मुख्य सचिव अनेक मंत्रीगण वहां पर मौजूद रहे। जी सुनील, ये जानना चाहूंगी कि श्रम सिद्धि योजना का लाभ कैसे श्रमिकों तक पहुंचेगा, क्या कुछ प्रक्रिया है इसकी? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो श्रम सिद्धि योजना है तो सीधे मजदूरों के प्रति लाभ पहुंचेगा। एक जो आज एक योजना लागू की है सीएम ने, तो जिसमें मजदूरों के द्वारा जॉब कार्ड बनाया जाएगा। वहां से जो महिलाएं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे जॉब कार्ड। वन अधिकारी पट्टा प्राप्त महिला स्वस्थ समूह को, महिलाओं को भी मनरेगा के दायरे में लाकर जॉब कार्ड के ये लाभ दिलवाए जाएंगे। जी सुनील, ये भी जानना चाहेंगे कि आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का उद्घाटन किया, इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ बातें कही? बताया जा रहा है कि कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए भी उन्होंने लोगों से अपील की है।
जी बिल्कुल। आज उन्होंने ये कोविड-19 से सारे पंचायत जितने भी सरपंच और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइन पे थे, उन लोगों ने सबसे एक अपील की है कि सावधानी बरतें और ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर रहें, और जो लोग काम पर अगर निकल रहे हैं पंचायत में तो मास्क लगाना और दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है उन लोगों को। यहाँ एहतियात बरतने की सलाह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारे पंचायत सरपंचों को दी। जी सुनील, लगातार सीएम शिवराज की तरफ से एक के बाद एक योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। क्या ऐसा माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से संकल्पित हैं जो भी राज्य में प्रवासी और मजदूर श्रमिक जो वर्ग है वहां पर उन्हें लाभ देने के लिए? जी देखिए, यहाँ एक सोचने वाला विषय है, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार सतत प्रयत्न कर रहे हैं कि जो भी प्रदेश के जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों से आए हुए हैं मध्य प्रदेश में, तो वो लोग किसी प्रकार की सेवाओं से वंचित ना रहें। इन लोग इसी कारण शिवराज सिंह चौहान अनेक योजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और उन गरीब मजदूरों के प्रति संवेदना बरत रहे हैं और उन मजदूरों को कहीं ना कहीं लाभ मिले। सुनील, एक जानकारी और चाहूंगी कि श्रम सिद्धि योजना के अंतर्गत किन श्रमिकों को लाभ मिलेगा? जो मध्य प्रदेश के ही हैं या जो अन्य राज्यों के श्रमिक हैं मध्य प्रदेश में, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो योजना है, जो मध्य प्रदेश से बाहर के जो श्रमिक आए हुए हैं उन लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। उन लोगों को जो महिला स्व सहायता समूह में लाकर जॉब कार्ड उनका बनाया जाएगा। जॉब कार्ड के द्वारा उनको इस योजना में शामिल किया जाएगा और उन मजदूरों को भी इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार सामने आ रहे मामलों को लेकर कोरोना मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने कल प्रदेश में छुट्टी का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक महीने के चौथे शनिवार यानी 23 मई को पूरे छत्तीसगढ़ में सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान सरकारी दफ्तर और अन्य कार्यालय भी बंद रहेंगे। बता दें कि कोरोना के मद्देनजर सरकार ने मई महीने में हर शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। हालांकि दफ्तर और अन्य कार्यालय खुले रहते थे, लिहाजा लॉकडाउन के बावजूद गतिविधियों में कमी नहीं दिखती थी, जिससे लॉकडाउन का प्रायोजन भी पूरा नहीं हो पाता था। तो इसलिए अब उन्होंने नया ऐलान किया है और ये कहा गया है कि महीने के चौथे शनिवार यानी कि 23 मई को पूरे छत्तीसगढ़ में सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान सरकारी दफ्तर और अन्य कार्यालय भी बंद रहेंगे, यानी पूरी तरह से जो भी गतिविधियां हैं उन सब पर रोक रहेगी। अवकाश के मद्देनजर किसी तरह के कोई भी कार्य नहीं किए जाएंगे। बता दें कि कोरोना के मद्देनजर सरकार ने वैसे मई महीने में हर शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। हालांकि दफ्तर और अन्य कार्यालय खुले रहते थे, इसलिए लॉकडाउन के बावजूद भी गतिविधियों में कमी नहीं दिखती थी, जिससे लॉकडाउन का प्रायोजन भी पूरा नहीं हो पाता था। लॉकडाउन का प्रायोजन पूरा हो इसलिए 23 मई को पूरे छत्तीसगढ़ में सामान्य अवकाश घोषित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार सामने आ रहे मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने कल प्रदेश में छुट्टी का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी भी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक महीने के चौथे शनिवार यानी कि 23 मई को पूरे छत्तीसगढ़ में सामान्य अवकाश रहेगा। इस दौरान सरकारी दफ्तर और अन्य कार्यालय भी बंद रहेंगे। बता दें कि कोरोना के मद्देनजर सरकार ने मई महीने में हर शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। हालांकि दफ्तर और अन्य कार्यालय खुले रहते थे, लिहाजा लॉकडाउन के बावजूद गतिविधियों में कमी नहीं दिखती थी, जिससे लॉकडाउन का प्रायोजन भी पूरा नहीं हो पाता था। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता जरीन सिद्दीकी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जरीन सिद्दीकी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। कल सामान्य अवकाश घोषित किया गया है राज्य में। जी, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये आदेश 15 मई को ही जारी हो गया था कि अब हर शनिवार को और इतवार को सभी चीजें बंद रहेगी। सरकारी दफ्तर और दवा दुकानें सारी बंद रहेगी, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज जो है वो चालू रहेगी। तो आज उसी की दूसरा शनिवार है कल, जिसके लिए कल शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन, पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया गया है और ये अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। हर शनिचर और इतवार को सारी दुकानें और सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। और आपको बता दूं कि अभी काफी छत्तीसगढ़ में भी काफी बड़ी तादाद में मरीजों का मिटना जारी है, तो इसको देखते हुए ये काफी अहम फैसला माना जा रहा है।
लेकिन जरीन, पहले ये डिसाइड किया गया था कि शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तर और कार्यालय खुले रहेंगे, उनमें कामकाज जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि कल जो सामान्य अवकाश घोषित किया गया है उसमें सरकारी कार्यालय और अन्य दफ्तर भी बंद रहने वाले हैं। जी, संपूर्ण पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। सरकारी कार्यालय आने वाले शनिवार, कल भी बंद रहेंगे, आने वाले शनिवार को भी बंद रखा जाएगा। शनिवार इतवार दोनों दिन कार्यालय और दुकानें सारी बंद रहेगी। सिर्फ एसेंशियल सर्विस, पहले आदेश जारी किया गया था सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, लेकिन इसको संशोधित करने के बाद अब सरकारी दफ्तर भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। और ये अच्छा फैसला है कोरोना को देखते हुए कि वायरस फैले नहीं, क्योंकि अभी जो मजदूरों का आना शुरू हुआ है तो महाराष्ट्र और दिल्ली से जो मजदूर आ रहे हैं काफी बड़ी तादाद में संक्रमित मिल रहे हैं और आज संख्या पहुंच गई है 130 के करीब पहुंच गई है, लेकिन अभी तक किसी की कैजुअलिटीज नहीं हुई कोरोना को लेके। ये अच्छी बात है। तो ये जो शनिचर और इतवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रखने का फैसला है, ये काफी अहम और तो इस दौरान जरीन सिद्दीकी, इस दौरान जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं उनकी सप्लाई किस तरह से होगी? क्या उनके लिए दुकानें खुले रहने के निर्देश दिए गए हैं या फिर होम डिलीवरी की जाएगी? जी, होम डिलीवरी के निर्देश दिए गए हैं। एसेंशियल सर्विस के लिए कोई भी दुकान खुली नहीं रहेगी, सिर्फ होम डिलीवरी ही होगी। मेडिकल स्टोर को इस छूट से बाहर रखा गया है। बाकी जो एसेंशियल सर्विस डेयरी की दुकानें हैं और जरूरी सामान की जो दुकानें हैं उनको पूरी तरह से बंद रखा गया है। टेक अवे की छूट रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जरीन सिद्दीकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र पांडे को धमकी भरा खत मिला है। योगेंद्र पांडे का कहना है कि ये धमकी भरा खत उन्हें डाक के माध्यम से मिला। इससे पहले भी कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। खत लिखने वाले ने सादे सफेद कागज पर लाल स्याही से धमकी भरा मैसेज लिखा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र पांडे ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। अंदर भी लाल स्याही से लिखा हुआ था, तो अक्सराएँ आपने पता लगता है कि लाल स्याही से लिख जो खत आता है वो अंदर का रहता है। तो सब पढ़े, उस पत्र को जो पढ़े थे उसमें धमकी था कि तुमको जान से मार देंगे, बहुत हो गया, तुमको बहुत चेताया गया, बहुत नेताओं को देख लिए, पुलिस क्या कर ली, ऐसा करके तुम्हारे धमकी में जान से मारने की धमकी। और इसके पहले भी 2-3-4 महीना पहले भी फोन से भी मुझे धमकी मिली थी, उसका भी मैं लिख करके शिकायत एसपी को किया था। तो ये बार बार ऐसे धमकी आने से कहीं ना कहीं मस्तिष्क पे, दिमाग पे जो है ना इसका चोट लगता है। इसलिए मैंने एसपी साहब को एक पत्र लिखा और बोला है कि मेरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए कि बार बार ऐसा धमकी आ रहा है तो कौन जाने कब क्या हो सकता है। और बस्तर में कई घटनाएं, हजारों सैकड़ों घटनाएं ऐसे घट चुकी हैं। इसलिए मैंने मुस्तैदी से एसपी साहब को सारे कागजात दिए और मांग की है कि साहब मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ऐसा तो नहीं है कि हमें मालूम है कि अब कौन भेजा है, क्या भेजा है, उसके मन में क्या है, लेकिन धमकी है और जान से मारने की धमकी है, जान का खतरा है, तो मुझे सुरक्षा मुहैया होनी चाहिए। मैंने मांग भी की है। इसलिए इस पत्र के माध्यम से साफ साफ उसमें लिखा हुआ है। और ऐसा कौन करेगा, कोई कहीं ना कहीं किसी को है इस विषय में मेरे से, वो इसलिए ऐसा लिख कर भेजा गया है। कोई मजाक थोड़े कर सकता है, सब चीज़ों से मजाक तो होती नहीं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर कमिश्नर अमृत खलको ने दरभा प्रभारी तहसीलदार पंकज सिंह को निलंबित कर दिया है। पंकज सिंह सहायक अधीक्षक भू अभिलेख हैं, जिन्हें प्रभारी के तौर पर दरभा का प्रभार दिया गया था। जानकारी के मुताबिक पंकज सिंह के खिलाफ ठेकेदारों ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा से शिकायत की थी, जिससे नाराज होकर मंत्री ने बस्तर कमिश्नर को कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया था। यही वजह है कि आज बस्तर कमिश्नर अमृत खलको ने तहसीलदार पंकज सिंह के खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में तहसीलदार को जिला कार्यालय बस्तर में निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
कांग्रेस नेता पंकज पुनिया को हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में की गई है। पंकज पुनिया की विवादित टिप्पणी और भागवत सनातन धर्म और आराध्य देव भगवान श्री राम के ऊपर अभद्र ट्वीट को लेकर छत्तीसगढ़ में हिंदू सेना कोरिया के पदाधिकारियों ने भी थाना चिरमरी में मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि कथित कांग्रेस नेता पंकज पुनिया के ट्विटर हैंडल से विवादित टिप्पणी को लेकर हिंदू सेना कोरिया के जिला अध्यक्ष राजेश यादव के साथ प्रदेश महामंत्री भारती सिंह और छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव संजू रवि अपने अन्य साथियों के साथ थाना चिरमरी पहुंचे और पंकज पुनिया के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करवाया। पंकज पुनिया के विवादित टिप्पणी को लेकर पूरे देश में कई स्थानों पर जहां एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, वहीं हिंदू सेना कोरिया के पदाधिकारियों ने बताया कि अगर लॉकडाउन और धारा 144 कोरोना जैसे महामारी देश अगर आज पीड़ित नहीं होता तो पंकज पुनिया के अभद्र टिप्पणी और सनातन धर्म को लेकर जिस प्रकार से ट्वीट किया गया है उस पर एक बड़ा आंदोलन हिंदू सेना जरूर करती। आज किस प्रकार से आप लोग ज्ञापन दिए हैं? आज हम लोग पंकज पुनिया हरियाणा के जो है जो अपने ट्वीट के माध्यम से हिंदू भगवाधारियों को गलत ट्वीट किया है, बहुत गलत अपशब्द बोला है, उसके खिलाफ आप हम लोगों ने उनके एफआईआर दर्ज कराई है। हम कांग्रेस के जो नेता हैं पंकज पुनिया जी, उनके श्री राम जी के ऊपर जो ट्वीट किया गया है, गलत अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके लिए हम लोग एफआईआर दर्ज करने आए हैं। रेलवे 1 जून से 200 ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। इसके लिए टिकट्स की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। वहीं रेलवे स्टेशन पर आरक्षण केंद्र भी खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर के लिए फिलहाल कोई ट्रेन नहीं है, फिर भी इंदौर रेलवे स्टेशन पर आरक्षण केंद्र खोले गए हैं। देखिए एएनबी न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम इंदौर जंक्शन के आरक्षण केंद्र पर हैं। ये वही आरक्षण केंद्र है जहाँ पर एक समय काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, पैर रखने को भी जगह नहीं हुआ करती थी। आज रेल मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी हुए जिसके तहत आरक्षण केंद्र सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए खोला गया है। हालांकि इंदौर बात करें जो 200 ट्रेनों का आवागमन सुचारू रूप से चालू होने वाला है, उसमें से ऐसी कोई भी ट्रेन इंदौर होकर नहीं है, परंतु इसके बावजूद भी जो रेलवे आरक्षण काउंटर है वो जो चालू किया गया है, यहाँ पर हालांकि कुछ लोग आए हुए हैं जिन्हें या तो अपनी टिकट कैंसिल करानी है या फिर कुछ लोगों को दूसरे स्टेशनों के माध्यम से आवागमन करने के लिए अपनी टिकट बुक करनी है। हम ऐसे कुछ लोगों से बात भी करेंगे। इसी के साथ में हमारे साथ रेलवे जनसंपर्क अधिकारी जितेंद्र जयंत जी भी हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि आज जो आरक्षण केंद्र खोला गया है उसके तहत किस उद्देश्य से और क्या क्या सुचारू रूप से कार्य किए जा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। देखिएगा, भारतीय रेलवे पे हम लोगों ने 200 ट्रेनों को, विशेष ट्रेनों को चलाने का प्लानिंग किया हुआ है रेल मंत्रालय द्वारा, जो विभिन्न शहर के लिए विभिन्न शहरों से चलेंगी। इसमें इंदौर अभी शामिल नहीं हुआ है क्योंकि इंदौर सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट में आया हुआ है। पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ जो मरीजों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए फर्स्ट हाफ में, मतलब फर्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने भी गाड़ी प्लान नहीं हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में इंदौर से भी गाड़ी एक आध 2 गाड़ी प्लान हो सकती है, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं, विशेष गाड़ियाँ जो 1 जून से चलने वाली हैं 200, उसमें हर तबके का आदमी होगा। और ये नहीं कि पढ़ा लिखा है तो इंटरनेट से टिकट ले सकता है, वो गरीब आदमी जो जनरल क्लास में जाता है उसको भी टिकट लेना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने, हमारे माननीय रेल मंत्री महोदय ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी आरक्षण कार्यालय हैं उनको खोलना चाहिए और उनको वहाँ से जो मैनुअल टिकट है, जो विंडो टिकट है वो मिलना चाहिए। उसके तहत आज 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के लिए टिकट विंडो खोली गई हैं और ये जो रोज़ाना इसी टाइम पे खुलेंगी। सर, बात करें जैसे अभी जो 200 ट्रेनों का आवागमन चालू हो रहा है, उनमें से हालांकि इंदौर से कोई ट्रेन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग यहाँ पर आए हैं, तो वो किस तरह के लोग आए हुए होंगे? देखिएगा, पहला जो टिकट बुक हुआ है करीब 10:30 बजे पहला टिकट बुक हुआ है जो अहमदाबाद से बनारस का है, साबरमती एक्सप्रेस का है ये टिकट, और इसमें 5 लोगों का टिकट बुक हुआ है और ये सामान्य कोच का सीटिंग का है। स्पेशली अभी जो स्पेशल जो ट्रेन के अंदर जनरल क्लास में भी सीट अलॉटमेंट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कितने भी टिकट दे दिए जाएँ और उसमें जनरल क्लास में भी लोग भर के जाएँ, उसमें भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट है, अपनी सीट अलॉट होगी, उसी सीट पे आपको बैठ के जाना है। तो अभी क्योंकि ये कोरोना बहुत ही डेंजरस वायरस है जो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है,
और भारतवर्ष में इससे बचने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन किया हुआ है, उसका मेन मकसद यही है कि हमारे भारतीय बचें इस कोरोना से। तो इसके लिए जो जनरल क्लास में भी अभी सीट अलॉटमेंट हो रहा है। एमपी के जिला रतलाम के सैलाना शिवगढ़ में टिड्डियों के दल ने दस्तक दे दी है। दरअसल सैलाना विधानसभा क्षेत्र के अनेकों गांवों में लाखों की संख्या में टिड्डी दल का झुंड उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं किसानों के खेतों और पेड़ों की डालियों पर ये टिड्डी के दल बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिससे ग्रामीण और किसान चिंतित होते नजर आए। वहीं टिड्डियों के बारे में जानकारी मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और 5 दवाई छिड़कने के ट्रैक्टर वाले पंप की व्यवस्था की गई। उसके बाद टिड्डी दल को खत्म करने का प्रयास किया गया, जिसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। मैडम, आज कुछ टिड्डी दल का हमला हुआ, उसके बाद प्रशासन ने उसने निपट के लिए क्या करा मैडम? आज टिड्डी दल का हमला हुआ है, इसकी जानकारी हमें पूर्व से ही कल शाम तक मिल चुकी थी कि शिवगढ़ के ग्राम नाल महुड़ी कमाल पूनापाड़ा, इसमें टिड्डी दल करीब शाम 6 से 7 बजे के बीच में यहाँ स्टे उन्होंने किया है। डॉक्टर महावीर शर्मा के नेतृत्व में एसडीओपी साहब और डीडीए और एडिशनल एसपी सर के सहयोग से हम लोगों ने लगभग 75% तक टिड्डियों को एक केमिकल के द्वारा इनकी डेड किया है और काफ़ी सफलता प्राप्त की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में गर्मी के साथ ही पानी को लेकर हाहाकार मचने लगा है। खुदीपारा बस्ती में गर्मी के साथ ही ग्रामीण शुद्ध पेयजल के अभाव में दूषित पानी पीने को विवश हैं, लेकिन विभाग की ओर से पेयजल की कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई, जिससे क्षेत्र में पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। ग्रामीण एक बाल्टी पानी के लिए चिलचिलाती धूप में लंबी दूरी तय करने को विवश हैं। इन सब के बाद भी ग्रामीणों को शुद्ध जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि प्यास तो बुझानी पड़ेगी, इसलिए मजबूरी में वह लोग नाले का दूषित पानी पी रहे हैं, जबकि यहाँ प्यास बुझाने के लिए मवेशियों का भी जमावड़ा लगा रहता है। प्रशासन ने कई साल पहले एक हैंडपंप लगवाया था, जिसमें फ्लोराइड युक्त लाल पानी निकलने से गांव के लोगों ने उसका पानी पीना छोड़ दिया। यहाँ बहुत आबादी है, तो भी 500-600 है। 25-30 साल से पानी यहाँ का पी रहे हैं हम लोग। हैंडपंप खुदाया है मगर गंदा पानी निकल रहा है, वहाँ साफ पानी नहीं निकल रहा है। कैसा निकलता है? लाल निकलता है। शिकायत तो करे रही, मतलब 2-3 बार बाकी मतलब कोई मतलब सुनवाई नहीं हुआ है। पर थी मगर क्या करी, पानी तो मतलब पीने पड़े ही। हाँ, गर्मी बरसात मतलब सब घी मतलब ये पानी पी थी हमें, बस साफ सफाई होल, बस पानी मतलब साफ करती। तुमन गाँव वाला? गाँव वाला जितना आदमी पानी पीते हैं जितना आदमी साफ करती है। पानी का दिक्कत है, पानी का परेशानी है। बरसात में पूरा पानी नाला कर घुस जायल एकदम से, वही ला हमन ले के ले कछुआ वाला पियाथन, अब हम पीथन, यही दिक्कत आहे हमन ला। अब वोट मांगे आथे तो गिर कथन कि दैहा ये दे वोट देबो, ये दे पानी ला बनवाए दिहा, तो बनवावे नहीं करें, यही दिक्कत आहे हमला। घर से आहे 1 किलोमीटर। कैसे आता तो आथन बाबू, पानी के चलते का करिया, एक औरत भर के ले जाथन झरिया भीतर का पानी ला। अच्छा हाँ, जो बोरिंग लगल है, बोरिंग करला नागी करब तो लाल हो जाए पानी, हर गंदगी हो जाए, चाउर धोबो तो हर लाल हो जाए, तो का ओमा खाना बनाबो। 16 पंप स्वीकृत हुआ है और जल्दी से लगाया जाएगा और बाकी पानी की समस्या दिखा रहा हूँ, जाँच करके कार्रवाई करते हैं। स्वीकृत नहीं हुआ है, स्वीकृत के लिए प्रस्ताव गया हुआ है। लग रहा है कि फ्लोराइड युक्त पानी है हैंडपंप में, तो अब उसकी जांच करवा लेता हूँ। सर फिल्टर भी करवाता हूँ, देता हूँ पीएचई विभाग को पत्र लिखता हूँ, तो मैं होगा मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले के पठार क्षेत्र तिरोड़ी में लोगों ने मैग्नीज के लालच में कई खदानें खोद डाली। खदानों के इस गांव में मैग्नीज के अवैध कारोबार का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। मैग्नीज खोदकर ग्रामीण अवैध रूप से मैग्नीज कारोबार कर रहे लोगों को देते हैं। इसके लिए वे भाड़े से मजदूर लगाकर वाहनों में परिवहन करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। यहाँ के ग्रामीण किसी न किसी बहाने गड्ढा खोदने के नाम पर अवैध रूप से मैग्नीज का खनन कर रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि शिकायतें नहीं होती, लेकिन स्थानीय प्रशासन कार्रवाई
कार्रवाई के लिए अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है। तिरोड़ी तहसीलदार का बयान तो यही बता रहा है। तहसीलदार शोभना ठाकुर का कहना है कि उनको पूरे मामले की जानकारी है, नियम अनुसार कार्रवाई की जाती है, लेकिन रहवासी इसे अपनी रोजी रोटी का जरिया बताकर कार्रवाई न करने पर मजबूर कर देता है। मामला मेरे संज्ञान में 2 दिवस पूर्व ही आया है। पहले तो काफ़ी लंबे समय से लगातार जब कार्यवाही की गई तो काफ़ी लंबे समय से उसमें काम बंद रहा, पर अभी कोरोना की व्यस्तता के चलते हम इस तरफ ध्यान नहीं दे पाए। तो मुझे 2 दिन पहले ही संज्ञान में आया कि वापस से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निश्चित तौर पे पुलिस और राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही भविष्य में जल्दी ही की जाएगी। हम इसको कार्यरत हैं और प्लानिंग भी कर रहे हैं, और विश्वास है कि आगे फिर से काम पुनः बंद हो जाएगा वैध रूप से। ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है मैडम, पिछले बार भी हुई हैं, आगे भी होगी, इनके पीछे जो लोग हैं, जो नेक्सस काम कर रहा है, इसके विषय में क्या हमको जानकारियाँ, क्या हम अवगत हैं उन चीज़ों से? दरअसल क्या होता है कि कोनिया गांव जो है वो लोकल में, वहाँ उस गांव में रहने वाले लोग ही वहाँ पर एक मजदूरी के तौर पे कार्य करते हैं, और वो स्वयं ही कार्य कर रहे हैं कि उनका घर चल रहा है उससे। ऐसी उनकी दलीलें भी होती हैं कि हमारा घर चल रहा है। हम लगातार जैसे कार्यवाहियाँ करते हैं और गांव के लोगों को समझाते हैं, तो उनका कहना यही होता है कि हमारा घर परिवार उसी कार्य से चल रहा है। तो बात बस वही है कि हम कार्यवाही करके लगातार और कार्य बंद करवा सकते हैं। बाकी वहाँ पर कितने दल कार्य कर रहे हैं या कौन व्यक्ति कर रहे हैं, कथित तौर पर उनके नाम की जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल में फंसे केरल के कुछ छात्रों की राहुल गांधी ने मदद की है। दरअसल केरल के छात्र भोपाल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से यहां फंस गए थे। इनमें से कुछ छात्र राहुल गांधी की संसदीय सीट वायनाड से भी हैं। छात्रों के मुताबिक उन्होंने अपनी समस्या और घर वापसी के लिए राहुल गांधी के दफ्तर से संपर्क किया था, जिस पर राहुल गांधी के दफ्तर से उन्हें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का नंबर दिया गया और बसों की व्यवस्था कर जीतू पटवारी और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने छात्रों को केरल के लिए रवाना किया। इसी के साथ स्मरणीय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. कोरोना वायरस के कारण भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो, तथ्यों और सच्चाई पर आधारित हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर। विश्वसनीय और व्यापक आंकड़ों के लिए कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर नॉनस्टॉप खबरें सिर्फ ANB न्यूज पर। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई परंपरा शुरू कर दी है। वह देश के अकेले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने विकास की खातिर अपनी ही दुकानों और उस मंदिर की चार दीवारी पर बुलडोजर चलवा दिया जिसके वह पीठाधीश्वर हैं। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के आदेश से गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की 1-2 नहीं 200 से ज्यादा दुकानें जमींदोज की जा रही हैं। यह सब हो रहा है गोरखपुर में मोहद्दीपुर से जंगल कोड़िया तक बन रहे 17 किलोमीटर लंबे 4 लेन के लिए। मंदिर परिसर की करीब 200 और उससे लगी 100 अन्य दुकानें 4 लेन के आड़े आ रही थी। पिछले 4 दिन से इन दुकानों को तोड़े जाने का सिलसिला जारी है।
मंदिर की दुकानें तोड़ने की इजाजत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है और इन इजाजत के बाद ही वो देश के ऐसे अकेले सीएम बन गए हैं जो विकास के खातिर अपनी ही दुकान और उस मंदिर की चार दीवारी को तोड़वा रहे हैं जिसके वे पीठाधीश्वर हैं। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ के आदेश से गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की एक या दो नहीं बल्कि 200 से ज्यादा दुकानें जमींदोज की जा रही हैं और यह सब हो रहा है गोरखपुर में मोहद्दीपुर से जंगल कोड़िया तक बन रहे 17 किलोमीटर लंबे 4 लेन के लिए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोरखपुर से शाहिद खान इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शाहिद, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। गोरखनाथ मंदिर के आसपास बनी हुई लगभग 200 से ज्यादा दुकानों को तोड़ा जा रहा है। जी 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 देखिए, गोरखपुर के मोहद्दीपुर से लेकर जंगल कौड़िया तक करीब 17 किलोमीटर के लंबे